हाँ जी, दोस्तों फिर आप लोगों का कोर्स कैसा चल रहा है? तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं देखा है तो भाई चैनल को जाके देखिए। चैनल का मतलब चैनल की प्लेलिस्ट जाके देखिए। देखिए प्लेलिस्ट में जब आप जाएँगे ना तो यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे अलग-अलग तरह के वीडियोज़ आपको नज़र आएँगे। यहाँ पे मैं स्प्रिंग बूट वाले वीडियोज़ पे अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। बीच-बीच में और भी वीडियोज़ आपको देता रहता हूँ। तो चलिए स्प्रिंग बूट के इस अनदर पार्ट में हम आज कुछ और डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखिए लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर हमें किसी प्रॉपर्टी या किसी एमएल से डेटा को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? और फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर हम इस वेरिएबल को स्टैटिक कर देते हैं, तो इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू जो होती है ना, वो हम मतलब ये जब जब कोई वेरिएबल स्टैटिक होता है तो उस केस में इस वेरिएबल की जो वैल्यू है हमारे पास नहीं आ पाती है, राइट? तो यूजुअली क्या होता है कि जब हमारा ये वेरिएबल नॉन स्टैटिक होता है तो ये वैल्यू आ जाती है, बट स्टैटिक के केस में वैल्यू नहीं आ पाती है। तो मैंने आपसे बोला था कि भाई इसका आंसर देखिएगा, तो कुछ लोगों ने उसको रिप्लाई किया भी था। तो देखिए इसका आंसर क्या है, वैसे देखिए मैं करेक्ट आंसर आपको अगर बताऊं तो कुछ इस तरह से है कि ये है हमारा कोई एक जब स्टैटिक नहीं होता तो जावा में कोई भी वेरिएबल बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है या इंस्टेंस वेरिएबल होता है। और इंस्टेंस वेरिएबल को जो मेमोरी मिलती है वो मिलती है हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट में, राइट? और उसी वेरिएबल की ऑटो वायरिंग भी होती है, राइट? ऑटो वायरिंग का मतलब क्या होता है? ऑटो वायरिंग का मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट में डेटा आ जाना। अब अगर देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल नॉन स्टैटिक था, है ना? तो फिर ये कैसे चल रहा था? और जब हम इस एपीआई को हिट कर रहे थे तो हमारे पास डेटा देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी से डेटा आ रहा था। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए यहाँ प्रॉपर्टी से डेटा आ रहा है। हमारे हमारे प्रॉपर्टी नहीं, हमारे केस में हमारा क्या था? हमारा वाईएमएल फाइल था। तो वाईएमएल से डेटा वो रीड कर पा रहा था। लेकिन जब यही वेरिएबल स्टैटिक हो जाता है तो फिर क्या होता है? तो नॉन स्टैटिक होता है तो कैसे होता है? पहले ये समझिए। क्योंकि वो जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होता है। जब कोई वेरिएबल स्टैटिक हो जाता है ना तो बाय डिफॉल्ट उस स्टैटिक वेरिएबल को हमारा स्प्रिंग छोड़ देता है। समझ रहे हो? उसकी ऑटो वायरिंग नहीं कर रहा होता है ना? और ये स्टैटिक वेरिएबल कहीं ना कहीं हमारी क्लास की मेमोरी में जाके एलोकेट हो जाता है। उसकी एक सिंगल कॉपी मेमोरी में बन जाती है। तो समहाउ उस वेरिएबल को अभी ये ऑटो वार्ड नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि जावा में जैसे आप नॉर्मली जावा में क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट से भी कॉल हो जाता है और क्लास के नेम से भी कॉल हो जाता है। बट स्प्रिंग तो भाई मैनेज्ड फ्रेमवर्क है। वो तो स्टैटिक को क्लास से ही ट्रीट करता है, वो ऑब्जेक्ट से तो ट्रीट करता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से था, क्लास के थ्रू नहीं था। ये क्लास को मेमोरी एरिया में मेमोरी मिली थी और फिर ये चला था। फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है अगर वेरिएबल स्टैटिक होगा तो देखिए इस सोल्यूशन के लिए मैं आपको एक अलग अनदर वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा स्टैटिक वेरिएबल को हम कैसे क्लास के नेम से कॉल करके उसको रीइनिशियलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे स्प्रिंग के लाइफ साइकिल के जो मेथड्स होते हैं लाइक पोस्ट कंस्ट्रक्ट प्री डिस्ट्रॉय उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो फिलहाल इसमें इतना ही। ठीक है, इसमें इतना ही आंसर अभी एक्सेप्ट करिए। अब अभी के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि भाई हमें जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो कैसा रखना चाहिए। थोड़ा सा इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं अभी फिलहाल के लिए। प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को जब हम मैनेज करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, जिसको हम लेयर्ड बेस्ड रखना चाहिए। लेयरिंग जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट में कर रखा है, लेयर बेस्ड रखना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा है, कंट्रोलर है, डीटीओ है, एंटिटी है, रेपोजिटरी है, राइट? इस तरह से हमें एक लेयर बेस्ड फॉलो करना चाहिए या फीचर वाइज हमें हमें रखना चाहिए। अब आपने कहा ये लेयर बेस्ड और फीचर वाइज का क्या मतलब होता है? हम अपने पैकेजेस को, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर पैकेजेस जो बनाते हैं वो देखिए अभी हमारा क्या है ना कि स्प्रिंग बूट स्टार्ट हो रहा है, काम हो रहा है, राइट? अभी बिल्कुल आपको मैं एकदम बिल्कुल एपीआई डेवलपमेंट एक मिनट में नहीं सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आपको थोड़ा फंडा क्लियर रहे, बेसिक क्लियर रहे, देन आप एप्लीकेशन बनाइए यार। नहीं तो जबरदस्ती बना लोगे तो फिर कोई चीज़ वहां पे यूज करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इसलिए सारी चीजें आपको पहले से क्लियर रखिए। ठीक है? तो अभी के लिए मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि हमें अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से बनाना है। ठीक है? तो जैसे आप इंटरनेट पे भी देखते होगे, यूट्यूब पे भी देखते होगे कि भाई बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट? तो एज ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन मैंने भी ये मेजर किया है कि हम लोग भी अपने प्रोजेक्ट्स में अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर्स बनाते हैं, राइट? कई लोग तो अपना अलग अलग तरह के पैटर्न्स भी फॉलो करते हैं, कुछ हेक्सागोनल पैटर्न भी फॉलो करते हैं, राइट? हेक्सागोनल पैटर्न क्या होता है कभी मैं आपको इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। अभी तो देखो मैं यहाँ पे फ्लो में आया हूँ तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आपको ना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, राइट?
तो इसलिए यार मेक श्योर कि एकदम बिल्कुल बेल नोटिफिकेशन दबा के रखो, जब भी वीडियो है मिस मत करो। तो मेरा क्वेश्चन है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को फोल्डर पैकेजेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, फीचर वाइज या लेयर्ड वाइज। लेयर का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग लेयर होते हैं, जैसे एक कंट्रोलर लेयर हो गया, डीटीओ लेयर हो गया, एंटिटी लेयर हो गया, हेल्पर, राइट, रिपोजिटरी, सर्विसेज, ये है लेयर, राइट। प्रोजेक्ट के अंदर ये सब लेयर होते हैं अलग अलग, ठीक है। कंट्रोलर का अलग काम होता है, डीटीओ का अलग काम होता है, एंटिटी का अलग काम होता है, रिपोजिटरी का अलग काम होता है। तो काम क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, और ये क्यों होता है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। शायद मैंने कहीं भी बताया भी हो, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, प्रोजेक्ट में जब हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, प्रोजेक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट की आर्किटेक्चर से भी हमें कुछ मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी हम सब कुछ खिचड़ी मिला के एक ही जगह पे सब कुछ रख दें, राइट। हम चाहे तो कुछ भी ना बनाएं, अपनी मेन क्लास में सारा कोड कर दें, है ना। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन धीरे धीरे बनती रहे, तो हमें अलग अलग लेयर्स को अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर देना चाहिए। हमें ये लेयर जरूर फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये लेयर को हम फीचर की तरह से कैटेगराइज करें या अलग से ऐसे लेयर वाइज कैटेगराइज करें। पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे क्रिकेट वाली एप्लीकेशन में, है ना, मैंने बनाया हुआ है, देखिए यहाँ ऑलरेडी बनाया हुआ है। देखिए मेरे पास एक फीचर है, ये फीचर है, फीचर का मतलब है यूजर फीचर, राइट। यूजर फीचर मतलब इसमें हर तरह के यूजर्स को मैनेज करा जाएगा, चाहे वो एडमिन एडमिन यूजर हो, नॉर्मल यूजर हो, है ना, जैसा भी यूजर, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने देखिए यहाँ पे एक एडमिन का यूजर का फीचर बनाया है, ऐसे शॉपिंग का फीचर बनाया है, ऐसे मैं कोई और फीचर बना सकता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे एक फीचर बनाया न्यू करके, और यहाँ पे एक पैकेज बनाता हूँ। एक्चुअली इस पे नहीं क्लिक करना चाहिए था, मुझे इस पे क्लिक करना चाहिए था, राइट क्लिक न्यू करके यहाँ पे क्लिक करना चाहिए था। पैकेज बनाता हूँ और इस पैकेज का नाम रख देता हूँ लेट से प्रोडक्ट। तो मैं प्रोडक्ट्स का एक फीचर बना लेता हूँ। अब इस प्रोडक्ट के फीचर के अंदर जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक एप्लीकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक एप्लीकेशन में सबसे पहले कंट्रोलर होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, प्रोडक्ट कंट्रोलर बना दिया, ठीक है। और क्या होगा भाई, प्रोडक्ट का और क्या क्या बनेगा, प्रोडक्ट का कंट्रोलर बनेगा, प्रोडक्ट की सर्विस बनेगी, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का एंटिटी बनेगा, प्रोडक्ट एंटिटी, राइट। इस तरह से मैंने प्रोडक्ट एंटिटी ले लिया, प्रोडक्ट कंट्रोलर ले लिया, मतलब मैंने एक फीचर बनाया प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के फीचर के अंदर सारा चीज मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोडक्ट रेपो मैंने ले लिया, रेपोजिटरीज, ठीक है। एक्चुअली रेपोजिटरी तो इंटरफेस होता है, तो मैंने इंटरफेस ले लिया, लीजिए, ठीक है। और इसको अपने हिसाब से जिस भी रेपोजिटरी से इनहेरिट करना है करिए, जेपीए से करिए, मोंगो से करिए, ठीक है ना, और क्रड से करिए। और यहाँ पे फिर मैं एक इंटरफेस ले लेता हूँ जी, प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है। अब ये अलग अलग क्यों रखना चाहिए, देखिए ये सारा चीजें अलग अलग क्यों, क्योंकि एक डेवलपमेंट का रूल है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, हर तरह के कंसर्न को सेपरेट करके रखो, ठीक है ना, समझ रहे हो। कंसर्न का सेपरेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप कंसर्न का मतलब छोटे छोटे लॉजिक, उसका सेपरेशन अलग अलग होना चाहिए। फिर मैंने एक बना दिया जी, प्रोडक्ट सर्विस IMPL, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटिंग क्लास। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि मैंने प्रोडक्ट की एक फीचर बनाई। मान लीजिए प्रोडक्ट हमारा फीचर है, तो उसका कंट्रोलर, उसकी एंटिटी, उसका रेपो, उसका सर्विस एक जगह, राइट। उसी तरह से मेरे पास एक यूजर फीचर है, यूजर का कंट्रोलर, यूजर का रेपो, यूजर का रिट्यो, यूजर की सर्विस एक जगह पे, राइट। तो ये भी एक तरीका है, दिस इज द वन वे, दिस इज वन टेक्निक। तो देखिए मैं आपको अगर बताऊं, अपना राय अगर दूं, ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, तो ये जो अप्रोच है, ये पुराना अप्रोच है कि भाई आपने एक कंट्रोलर बना दिया, उसके अंदर सारे कंट्रोलर रख दिए, एक डीटीओ बना दिया, इसमें सारे डीटीओ रख दिए, एक एंटिटी बनाया, इसमें सारे एंटिटीज रख दिए, हेल्पर बनाया या रिपोजिटरी बनाई, सारे रिपोजिटरी इसी में रख दिए, राइट। तो ये चीजें सही होती हैं, मतलब ठीक है, छोटी एप्लीकेशंस के लिए बड़ी होती है, लेकिन जो माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन बनती है आजकल माइक्रो सर्विसेज वर्ल्ड में, ये सारी चीजों को मैनेज करना बड़ा टफ हो जाता है, राइट। तो मैं तो आपको कहूंगा कि देखिए ये अप्रोच वैसे अपना अपना पर्सपेक्टिव है, देखिए ये इस चीज को अपने अपना तरीका है, अपना टेक्निक है। मेरे हिसाब से मुझे जो फिजिबल लगता है, मुझे ये वाला लगता है, जिसमें मैं एक अपना फीचर बनाता हूँ, फीचर के हिसाब से मैं अपने सारे मॉड्यूल्स को यहाँ पे मैनेज करता हूँ, फीचर के अंदर ही मैं सारा चीज रख लेता हूँ, राइट। उसका कंट्रोलर, उसका डीटीओ, उसका एंटिटी, उसका, है ना। तो जब मुझे कभी यूजर मॉड्यूल में काम करना तो यूजर से चला जाऊंगा, प्रोडक्ट के अंदर काम करना तो प्रोडक्ट के अंदर चला जाऊंगा, राइट। तो वैसे तो रियल टाइम पे देखा जाए तो माइक्रो सर्विसेज वर्ड में इन दोनों के लिए सेपरेट प्रोजेक्ट ही होना चाहिए, बट ठीक है मैं यहाँ पे सेपरेट प्रोजेक्ट ना बना के ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है।
तो यही मेरा कंसर्न था, मैं यही चीज़ मैं आपसे मतलब डिस्कस करना चाह रहा था कि हमें चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो देखिए, हमें चीज़ों को मैनेज करने के लिए 2 तरीके होते हैं, 2 स्ट्रक्चर है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, फीचर वाइज़ हमारा स्ट्रक्चरिंग, पैकेजेज़, ठीक है ना? फीचर वाइज़ हम पैकेज को मेंटेन करें, राइट? ये फीचर है, ये अलग-अलग फीचर, देखिए प्रोडक्ट का अलग फीचर हो गया, ये हमारा यूज़र का अलग फीचर हो गया, तो इस तरह से हमने अलग मेंटेन कर लिया। और दूसरा तरीका हो गया ये लेयर्ड वाइज़, है ना? लेयर्ड वाइज़। तो लेयर वाइज का मतलब क्या हो गया, लेयरिंग, जैसे अलग अलग लेयर है, सर्विस लेयर, रेपो लेयर, हेल्पर लेयर, एंटिटी लेयर, डीटीओ लेयर, कंट्रोलर लेयर, ठीक है? तो आपने कहा कि इन अलग अलग लेयर का यूज क्या होता है। देखिए, कंट्रोलर तो समझ लो बॉस है, हर इनकमिंग रिक्वेस्ट आउटगोइंग रिस्पॉन्सिबल, हर इनकमिंग रिक्वेस्ट और आउटगोइंग रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट? डीटीओ जो होता है ये डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक ऐसी बीन क्लास होती है जो हमेशा कभी भी यूजर से डेटा आ रहा है कंट्रोलर के पास, तो आपने देखा होगा कि यूजर से जब डेटा आता है कंट्रोलर के पास, तो मैं डीटीओ के अंदर होल्ड कर लिया था, राइट? ये देखिए, मैंने डीटीओ के अंदर होल्ड कर लिया होगा कहीं, अगर मैंने ये दूसरा कंट्रोलर बनाया था, इस वाले कंट्रोलर में देखिए, तो मैंने इसको डीटीओ के अंदर सेव कर लिया था। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पाथ वेरिएबल से, नहीं पाथ वेरिएबल में नहीं, कहीं तो मैंने होल्ड किया था, ये देखिए, है ना? अपने कंट्रोलर से, कंट्रोलर में जब फॉर्म से डेटा आता है, या क्या गेट पैरा, या बॉडी से डेटा आता है, पोस्टमैन से डेटा आता है, किसी क्लाइंट से डेटा आता है, तो डेटा को हम, मैंने देखा बहुत से लोग क्या करते हैं ना, एंटिटी एक्सपोज कर देते हैं। एंटिटी नहीं एक्सपोज करना चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न होती है वहाँ पे, सिक्योरिटी रीजन से आपका एंटिटी सीधे डेटाबेस से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ करना सही नहीं है। तो मेरा ऐसा मतलब मानना है कि आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे डीटीओ रखना चाहिए। डीटीओ एक ऐसा लेयर होता है जहाँ पे डेटा लाओ, सेव कर दो, और फिर उस डीटीओ ऑब्जेक्ट से डेटा आगे अपने सर्विस लेयर या किसी और जगह पे भेजिए, ठीक है? तो कंट्रोलर लेयर क्या होता है, जो हर इनकमिंग रिक्वेस्ट आउटगोइंग रिस्पॉन्स को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीटीओ क्या करता है, डेटा इसके पास से ही आएगा और इसी के पास से जाएगा यूजर के पास। यूजर हमेशा डीटीओ के थ्रू डील करेगा, यूजर को डीटीओ ऑब्जेक्ट्स दिया जाएगा, जब भी उसे डेटा लेंगे डीटीओ में सेव करके रख लेंगे, और जब भी हम यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स देंगे तो डीटीओ ऑब्जेक्ट ही भेजेंगे फिर से, राइट? ये चीज होती है डीटीओ, ठीक है? बाकी अगर मैं आपको बोलूं कि डेटा आ गया है, अब डेटाबेस में सेव करना है, तो कैसे करेंगे? तो डेटाबेस में सेव करने के लिए डेटाबेस के अंदर तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। तो उसके लिए एक अलग से क्लास बनती है, दैट इज एंटिटी। तो एंटिटी लेयर जो होता है, वहां पे एक डेटाबेस की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, डेटाबेस की, जैसे कोई प्राइमरी की कौन सा है, कौन कौन से कॉलम बनने हैं, उस तरह की क्लास यहाँ पे मेंटेन होती है, ठीक है? फिर रेपोजिटरी में क्या होती है, रेपोजिटरी भी मिलता जुलता लगता है, नहीं। रेपोजिटरी इज जस्ट लाइक अ, इट कंटेन्स द डेटा एक्सेस लेयर, राइट? ये वो लेयर है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। एक्चुअली में डेटाबेस स्पेसिफिक चीजों को रखता है अपने अंदर, ठीक है ना? बट हम एज अ कंट्रोलर कभी डेटा एक्सेस लेयर से डायरेक्टली नहीं जाते हैं। हम कंट्रोलर भी नहीं जाएगा, डीटीओ भी नहीं जाएगा, एंटिटी भी नहीं जाएगा, तो फिर कौन जाएगा? तो प्योर बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए एक्चुअली होता है सर्विस लेयर। तो सर्विस लेयर जो होती है एप्लीकेशन में, प्योर बिजनेस लॉजिक लिखी जाती है इसके अंदर, राइट? तो हम इसीलिए हमने क्या करा, देखो देखो, जैसे मान लो ये प्रोडक्ट के अंदर है, तो प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, जब जैसे यूजर से डेटा आएगा या यूजर को डेटा देना होगा, तो सब उसके लिए हमारे पास कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर से डेटा आएगा तो मुझे इसका डीटीओ भी बना देना चाहिए था यहाँ से, तो डीटीओ के पास हम रख लेंगे, राइट? फिर उसके बाद उस डीटीओ के करस्पॉन्डिंग अब मुझे क्या करना है, उस डीटीओ की सर्विस को किसको देना है, सर्विस लेयर को। तो सर्विस लेयर में प्योर बिजनेस लॉजिक होती है, और सर्विस लेयर इंटरनली कॉल करता है रेपोजिटरी लेयर को, राइट? तो बहुत सिंपल सी चीज है, देखिए रेपोजिटरी लेयर का मतलब होता है, रेपो लेयर, देखिए इसको हम अभी बनाएंगे तो और क्लियर होता जाएगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 बातें याद रखिएगा कि भाई एंटिटी जो होती है डेटाबेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से डील करती है। डेटाबेस में टेबल किस नाम से बनेगा, उसमें कॉलम नंबर ऑफ कितने होंगे, उस कॉलम में कौन प्राइमरी की होगा, क्या 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 नहीं होगा, वो सब चीजें इंफॉर्मेशन रखता है एंटिटी, राइट? और रेपोजिटरी जो होती है ये प्योर डेटाबेस कनेक्शन को रखती है अपने अंदर, है ना? प्योर इसके पास वो ORM की मेथड्स इसके पास हैं, लाइक सेव, अपडेट, फेच, गेट, लोड वगैरह वगैरह, राइट? तो इसके पास वो मेथड्स हैं, है ना? सर्विस लेयर जो होती है प्योर बिजनेस लॉजिक रखती है अपने अंदर। तो हम एक्चुअली सर्विस लेयर को हम अपने कंट्रोलर में एक्सपोज करते हैं, है ना? हम कंट्रोलर से कहते हैं कि भैया एक काम करो, तुम ये वाले सर्विस के अंदर ये वाला डेटा उठा के रख दो, है ना? तो हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर में सर्विस लेयर को ऑटो ऐड करते हैं। और जैसे सर्विस लेयर, एक्चुअली सर्विस लेयर को भी नहीं, सर्विस लेयर में एक इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस को करते हैं ताकि उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास रन टाइम पे हमें आए, और वो भी एक सिक्योरिटी रीजन है, वो भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है। हम कंट्रोलर लेयर पे इंटरफेस दिखाएंगे, इंटरफेस में जब ऑटो वायर लगाएंगे तो उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट उसके अंदर आएगा, और फिर वो ऑब्जेक्ट सर्विस लेयर में हम डीटीओ ऑब्जेक्ट उठा के डाल देंगे। समझ रहे हो? डीटीओ ऑब्जेक्ट में पूरा यूजर से डेटा आया रहेगा, और फिर वो डीटीओ ऑब्जेक्ट उठा के डाल देंगे किसके अंदर, आपके
एंटिटी में, लेकिन एंटिटी हमारी वीडियो को कैसे एक्सेप्ट करेगी, है ना। तो सर्विस लेयर इंटरनली रेपोजिटरी को कॉल करती है, राइट। तो इस तरह से लेयरिंग सिस्टम होता है जो हम अभी यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। बट तो हमारे हिसाब से हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर हो गए। एक ये हो गया भाई फीचर वाइज, ठीक है ना, फीचर वाइज या मॉड्यूल वाइज बोलिए, और दूसरा हो गया हमारा लेयर्ड वाइज, इस तरह से लेयर्ड। तो जो आपको अच्छा लग रहा है यूज करो। मेरे हिसाब से ऊपर वाला भी तरीका सही है, नीचे वाला भी तरीका था, ये थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन ठीक है, यूज कर सकते हो, हमने किया भी है जानबूझ के आपके लिए, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अगली बात हमें क्या करनी है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। हम जब एक वीडियो बनाते तो कई पैकेज लेके आते हैं, कई पार्ट होता है वीडियो में। पहला पार्ट तो वो था, दूसरा पार्ट ये हो गया। अब तीसरा पार्ट हमारा क्या है, तीसरा पार्ट है एक इंटरव्यू क्वेश्चन। वो इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि क्या हम स्प्रिंग बूट की कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें कोई भी मेन मेथड ना हो, सॉरी कोई भी सर्वर ना इन्वॉल्व हो। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई एक प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें कोई भी सर्वर इन्वॉल्व ना हो। तो बिल्कुल ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है भाई। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फाइल में जाके न्यू में जाके यहाँ पे देखिए स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, और स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाएंगे, नाम यही रहने देते हैं, और इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं ऐड करेंगे भाई, कोई भी नथिंग, वेब वाली भी डिपेंडेंसी नहीं ऐड करेंगे जो हम करते थे। और अगर हम ऐसे नेक्स्ट करके फिनिश करके ऐसे ट्राई करें तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है भाई। हम स्प्रिंग एप्लीकेशन बिना सर्वर की बना सकते हैं, इसमें कोई सर्वर नहीं है, कोई स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी नहीं है। तो बट बाय डिफॉल्ट कौन सी डिपेंडेंसी आती है आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट डिपेंडेंसी आ रही है, जो हमने कोई भी डिपेंडेंसी नहीं डाला, स्टार्टर पेरेंट तो है ही ऊपर, राइट। स्टार्टर पेरेंट होने की वजह से स्टार्टर बूट है, यहाँ बूट स्टार्ट स्प्रिंग बूट स्टार्टर करके ये डिपेंडेंसी है, राइट। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसी ऐड मात्र करने से आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए बहुत सारी लाइब्रेरी आपको मिलेगी, बट यहाँ पे सर्वर नहीं मिलेगा, स्प्रिंग कोर मिल जाएगा। तो स्प्रिंग कोर का फीचर जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। स्प्रिंग कोर का फीचर आप यूज कर सकते हो। अगर मैं ये भी डिपेंडेंसी यहाँ से हटा देता हूँ, लेट से मैं इसको भी यहाँ से कर देता हूँ रिमूव और कर देता हूँ सेव, ठीक है। स्टार्टर, इस स्प्रिंग बूट स्टार्टर वाली भी डिपेंडेंसी यहाँ से गायब कर दिया मैंने, राइट। तो भाई नहीं मैंने कौन सी डिपेंडेंसी हटा दी भाई, टेस्ट वाली हटाई है। ओके, टेस्ट वाली हटा दिया, टेस्ट तो वही जरूरी है। स्टार्टर टेस्ट तो बाई डिफॉल्ट दिखता है। अच्छा, स्टार्टर टेस्ट हमें क्या इंडिकेट करता है कि भाई टेस्टिंग जरूर करो, टेस्टिंग कोई बोल दो नहीं, डेवलपमेंट के साथ साथ टेस्टिंग जरूर करो। स्टार्टर टेस्ट हमें यही याद दिलाता है ना। और स्प्रिंग बूट भी सोचता है कि भाई देखो टेस्टिंग नहीं करोगे तो बेकार है, इसलिए एप्लीकेशन का यूनिट टेस्टिंग जरूर होना चाहिए। हम करेंगे, यूनिट टेस्टिंग भी करेंगे। बट मैंने वो स्टार्टर वाला हटा दिया, तो आप देखो यहाँ स्प्रिंग कोर भी गायब हो गया, राइट। तो कुछ नहीं है, तब तो बेकार है सब, एकदम एकदम कूड़ा करकट है ये इसका कोई यूज नहीं है। तो कम से कम इस स्प्रिंग बूट स्टार्टर वाली जो डिपेंडेंसी है वो रहने दीजिए। सर्वर नहीं है हमारे पास। आपने कहा ठीक है सर मजाक कर रहे हो, अभी चलेगा नहीं, नहीं चलेगा भाई। देखो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे गए, एप्लीकेशन में आइए और यहाँ पे इसको चला लीजिए। लिखिए यहाँ पे system.out.println, नहीं भाई, SYSO लिख दीजिए, एंटर मार दीजिए और हाय यहाँ पे लिख दीजिए। अभी मैंने सर्वर का पोर्ट नंबर भी नहीं चलाया और एप्लीकेशन को चलने में टाइम भी नहीं लगेगा, तो फट से ये चल जाएगा। देखिए यहाँ पे टॉमकैट सर्वर वगैरह नहीं चला है, कोई सर्वर वगैरह नहीं चला है, राइट। कोई सर्वर चला है क्या? कोई सर्वर नहीं चला है भाई। देखो एप्लीकेशन प्रॉपरली चल रहा है भाई, ठीक है ना बढ़िया चीज। चलिए एक चीज हो गया। अभी और पैकेज है क्या सर? बिल्कुल और पैकेज है। एक और छोटा सा चीज आपसे डिस्कस करते हैं, और बड़ा ही बेहतरीन चीज है वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि आप एक बात बताइए, जब आपने कभी स्प्रिंग पढ़ा है? नहीं, अच्छा स्प्रिंग कोर तो आपने पढ़ा है नहीं, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, स्प्रिंग कोर नहीं भी जानते हो तो आप स्प्रिंग कोर की प्रैक्टिस स्प्रिंग बूट पे भी कर सकते हो। और इवन मैंने आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल ये सारा चीज तो बताया ही ना। और ये नॉर्मल वाला प्रोजेक्ट वही कोर के लिए ही था जो आपने अभी देखा ही है, मैंने जो बनाया, राइट। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक बात बताइए कि जब हमारी स्प्रिंग की एप्लीकेशन चलती है ना, तो हमारे बीन ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो जो बीन के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, बीन के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जिसमें आप एट द रेट कंपोनेंट वगैरह यूज करते हो। तो एट द रेट कंपोनेंट यूज करने के बाद आपकी कंपोनेंट क्लास बन जाती है, कंपोनेंट क्लास रेडी हो जाती है और वो चलती है, राइट। कोई भी क्लास कंपोनेंट क्लास बन सकती है, जैसे कि मैंने इस वाले प्रोजेक्ट में आपको बताया। तो उस टाइम पे मैंने आपको एक बात बताया था कि यहाँ पे हमारे पास बीन के स्कोप बहुत सारे अलग अलग होते हैं, और बीन के बारे में समझाया था, है ना। देखिए हमेशा स्प्रिंग में आने वाली कोई भी क्लास एक बीन ही क्लास कहलाती है, ठीक है ना। आप उसके ऊपर एट द रेट कंपोनेंट भी लगाओ तो मतलब बोलना चाहिए बीन 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 ऑब्जेक्ट्स, लोग ऐसे बोलते हैं टेक्निकली। जैसे मैंने देखो यहाँ पे एट द रेट कंपोनेंट लगा, ये मेरा बीन ऑब्जेक्ट है, ऐसे मेरा कोई भी बीन ऑब्जेक्ट्स है।
तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब हमारा कोई बीन ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में चलता होगा, तो वो ऐसे चलता होगा या डायरेक्ट चलता होगा? तो मैंने आपको क्या बताया, शुरुआत में बताया कि जब हमारी स्प्रिंग की एप्लीकेशन बनती है, तो वो एप्लीकेशन में जब मतलब चलती है, तो स्प्रिंग का जो कोर प्रिंसिपल है वो क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल है, उसमें क्या कहानी होती है? उसमें कहानी ये होती है कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल में हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट भी स्प्रिंग कंटेनर बनाता है, उस ऑब्जेक्ट को भी मैनेज करता है और उसकी लाइफ साइकिल से बिल्ड करता है। तो स्प्रिंग की एप्लीकेशन की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है, वो क्या होती है? व्हाट उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है, जब एक स्प्रिंग एप्लीकेशन चलती है तो किन किन फेजेस से होकर गुजरती है या क्या क्या वो काम करती है, दैट इज अ लाइफ साइकिल, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ बीन। तो आपने कहा मुझे लाइफ साइकिल ऑफ बीन को समझना है, कैसे करें कैसे करें? स्प्रिंग की बीन एक बीन का जो लाइफ साइकिल होता है स्प्रिंग एप्लीकेशन में, उसको कैसे समझा जा सकता है? तो देखिए, स्प्रिंग की एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक कोई क्लास बना लीजिए, कोई भी नॉर्मल क्लास बना लीजिए और अपने मेन पैकेज के अंदर कहीं पे भी रख लीजिए। लेट से मैंने यहीं पे रख दिया, ठीक है? तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, लेट से ईएमपी क्लास बना लेता हूँ। अब ईएमपी क्लास को यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई? क्या रहूँ यहाँ पे एट द रेट कंपोनेंट लगा दूँ, तो तभी तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बनेगा, राइट? स्प्रिंग कंटेनर बनाएगा। तो स्प्रिंग कंटेनर जब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो पहला काम तो उसका हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही होता होगा, राइट? एक्चुअली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाता होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बीन की पूरा पूरा लाइफ साइकिल समझाओ, तो सबसे पहला काम क्या होता होगा? सबसे पहला काम ये होता होगा, ये हमारी क्लास मेमोरी में लोड कराई जाती होगी, राइट? फर्स्ट स्टेप इज लोड द क्लास, लोड द क्लास। और जब कोई क्लास मेमोरी में लोड होती है तो उसका क्या चलता है, सबसे पहले बताओ? स्टैटिक ब्लॉक चलता है कि नहीं चलता है ना? वही वाली कोर जावा की कहानी है। तो एक स्टैटिक ब्लॉक मेमोरी में चलती होगी, राइट? है ना? तो यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बना लिया भाई, ये दिखाने के लिए कि जो हमारी ईएमपी क्लास है ये मेमोरी में लोड हो गई, राइट? ईएमपी इज लोडेड इनटू मेमोरी, लोडेड इन मेमोरी। अब कोई क्लास मेमोरी में लोड होती है, हमें पता कैसे चलता है? ये पता चलता है जब उस क्लास का स्टैटिक ब्लॉक चलता है ना? समझ गए बात? और जब कोई क्लास मेमोरी में लोड होती है, लोड होने के बाद ही तो उसका इंस्टेंसेशन होता है, या कोई क्लास पहले मेमोरी में लोड ही नहीं होगी, इंस्टेंसेशन पहले हो जाएगा? नहीं भाई। अच्छा, जब इंस्टेंसेशन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? उस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, चलो भाई कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दो। तो चलिए ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं, ईएमपी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो पहले क्लास हमारी मेमोरी में लोड होती होगी, उसका कंस्ट्रक्टर चलता होगा, और हर कंस्ट्रक्टर के चलने के पहले क्या चलता होगा भाई मेमोरी में? इनिट ब्लॉक चलता होगा। हाँ, इनिट ब्लॉक भी तो एक चीज होती है जो आपने कोर जावा में पढ़ रखा है, बेसिक, ठीक है ना? तो इनिट ब्लॉक हर ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में चलता होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईएमपी, या मैं ले लेता हूँ बस इनिट, इनिट ब्लॉक, ठीक है? तो ये इतना काम तो बट नेचुरल है, जो चलता ही चलता है। ओके जी। तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो क्या सब चल जाएगा क्या? चलो देखते हैं भाई, ट्राई करते हैं। देखो मैंने सेव किया भाई, अभी तो कुछ किया नहीं मैंने, बस सेव किया है। अच्छा, एप्लीकेशन को रन भी कर देते हैं। मेरा एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में नहीं था एक्चुअली में, तो मुझे एप्लीकेशन को थोड़ा रनिंग स्टेट में लेके जाना था। और मैं आपको बताऊं ना, एप्लीकेशन को रन करते ही ये सारा काम अपने आप हो जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो ना? स्प्रिंग का कंटेनर जैसे स्टार्ट होता है, अपने आप कंपोनेंट स्कैनिंग करेगा, और कंपोनेंट स्कैनिंग करके सारा काम खुद ही कर लेने वाला है। ये ना सोचो कि जब ये कॉल आएगा, ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी तब चलेगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, क्लास मेमोरी में लोड हुई, लोड होते ही ऑब्जेक्ट बना, और हर ऑब्जेक्ट के बनने से पहले क्या चलता है? कंस्ट्रक्टर चलता है कि नहीं चलता है? सॉरी, इनिट ब्लॉक चलता है कि नहीं चलता है? इनिट ब्लॉक का बेसिक रूल होता है, इनिट ब्लॉक हर ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में चलता है जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा। और कंस्ट्रक्टर के चलने के बाद क्या चलता है भाई? कंस्ट्रक्टर के चलने के बाद भी कुछ होता है क्या? है? अब एक काम कर सकते हो, आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बना लो, वेरिएबल में कोई वैल्यू भेज दो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना? वेरिएबल में कोई वैल्यू इंजेक्ट कर दो, या ऑटो वायरिंग कर दो, दूसरी क्लासेस में ऑटो वायर कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बट वो बात हम करते हैं। अभी हम क्या कर लेते हैं, आपको बीन लाइफ साइकिल के दो मेथड्स और आपको समझाते हैं, ठीक है ना? पहला मेथड का नाम है, पहला वो एक्चुअली एनोटेशन ही है, पब्लिक वाइड इनिट, राइट? इनिट नाम मैं इनिट रख देता हूं। और इस मेथड के ऊपर एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे एनोटेशन होता है, ये लगा लीजिए, ठीक है ना? पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन लगा लीजिए, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे लिख दीजिए कि ये हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्ट है, राइट? तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट देखो नाम से स्पष्ट लग रहा है कि ये कब चलेगा? कंस्ट्रक्टर के चलने के जस्ट बाद चलेगा ना भाई, कंस्ट्रक्टर के चलने के जस्ट बाद चलेगा, ठीक है ना? और एक होता है प्री डिस्ट्रॉय, राइट? तो पब्लिक वाइड, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं बिफोर क्लोज, मैंने मेथड का नाम बिफोर क्लोज रख दिया, और यहाँ पे मैंने
एनोटेशन लगा दिया भाई @प्री डिस्ट्रॉय, राइट, प्री डिस्ट्रॉय लगा दिया। और system.out.println के अंदर मैं ये जो प्री डिस्ट्रॉय का मैसेज है ये यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो प्री डिस्ट्रॉय तो नहीं चलना चाहिए, राइट, क्योंकि डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले चलेगा और पोस्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के चलने के बाद चलेगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा लग गया पैरेंथेसिस, है ना। अब देखो भाई, देखो जैसे ही हमारा ये क्लास मेमोरी में लोड हुआ, देखना जरा आप खुद ही देखिए, एम्प्लॉय क्लास मेमोरी में लोड हुई, इनिट ब्लॉक मेमोरी चला, ये देखो कंसिडर चला और ये पोस्ट कंसिडर चला, राइट। ये कैसे कैसे चला भाई, इसका क्या यूज है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको बताते हैं इसका पूरा राज, इंटरनल कहानी, ठीक है। चलिए तब तक वीडियो देख लीजिए, थैंक यू।